श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और लोगों को देने के लिए भी इनके पास काफ़ी अनुभव हैं। तो इन अनुभवों से आज हम भी कुछ सीखेंगे और आपके साथ भी हम साझा करना चाहेंगे। श्रोताओं, आज हम अपने मेहमान का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रीना सोपम जी। आप कला लेखिका हैं, पत्रकार हैं और लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा इनका अनुभव है। मुख्य रूप से आप महिला एवं बाल अधिकार, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन, मानव अधिकार और कला संस्कृति, जो खास करके इनकी विशेषज्ञता है, इस पर आपने लिखा है। पुरातात्विक स्थल उत्खनन और खोज, संग्रहालय पर विशेष रिपोर्टिंग और फीचर आप लिखती आई हैं। तो रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद और खुशी हो रही है आपने मुझे याद किया। जी, तो शुरुआत करना चाहेंगे, आप कहाँ की रहने वाली हैं और प्रारंभिक जीवन आपका कैसा बीता, कैसे कैसे आपने इस यात्रा को शुरू की? मेरा जन्म स्थान पटना ही है, पटना में ही पली बढ़ी हूँ, यही हमारी शिक्षा हुई है। लेकिन हम लोग मूल रूप से मिथिला के हैं। मधुबनी ज़िले के अंदरा ठाड़ी गांव है जहाँ से मेरा परिवार बिलोंग करता है। पिताजी थे उसी गांव के। और एक और बात थी कि मेरे दादा ज़मींदार थे। उनकी जो ज़मींदारी थी वो हमारे पड़ोसी देश के तराई इलाके में थी। तो ज़मींदारी वहाँ थी तो पूरा परिवार वहाँ बसा हुआ था। दादाजी वहीं रहे, लेकिन पिताजी प्रोफेसर चंद्रकांत लाल दास थे जिनकी शिक्षा दीक्षा मधुबनी ज़िले के राजनगर में हुई थी। वो भारत आ गए थे 5-6 वर्ष की उम्र में ही यहाँ पर, और यहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी। फिर पटना विश्वविद्यालय में वे आ गए थे। बाद में वे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो गए थे, अंग्रेज़ी साहित्य के प्रोफेसर थे वो। उनका एक परिचय ये था और उनके व्यक्तित्व का विस्तार और भी क्षेत्र में था। वे मूलतः सरोदवादक थे, मंचीय कलाकार थे। वो कलाकार होने के साथ, एक कला साधक होने के साथ साथ वे संगीत समीक्षक भी रहे। वो आकाशवाणी के अखिल भारतीय संगीत समारोह की समीक्षा लिखने लगे थे, जो एक कॉलम के रूप में प्रकाशित हो रही थी। जी, तो हम यह समझ सकते हैं कि कला, संस्कृति, संगीत से काफ़ी गहरा जुड़ाव रहा है आपका। पिताजी भी अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के साथ साथ संगीत में गहरी रुचि थी। जी, और मैं कुछ बातें अपनी माँ के बारे में भी बताना चाहूँगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि उस समय महिलाएं कितनी भागीदारी ले रही थी कला के क्षेत्र में। माँ मेरी सावित्री देवी, वो आकाशवाणी के मैथिली ड्रामा सेक्शन की पहली मैथिली भाषी महिला कलाकार थी। ये किस वर्ष की बात होगी? मैं 50 के दशक की बात कह रही हूँ। और वो यहीं कलाकारों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए वो यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर आने के बाद उनका ऑडिशन हुआ था और बजाते वो मैथिली ड्रामा सेक्शन की कलाकार बन गई थी। जी, आपका परिवार है वो कला संस्कृति को समर्पित है। आगे स्कूलिंग के बाद आपने किस क्षेत्र में पढ़ाई की और कहाँ से पढ़ाई की? मेरी पढ़ाई लिखाई पटना विश्वविद्यालय से हुई है। अंग्रेजी साहित्य में MA किया मैंने। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लेखन का कार्य मैं अपने स्कूल के दिनों से ही करती रही हूँ। स्कूल में ही मुझे कई बार कुछ कॉम्पिटिशन्स में मुझे बुलावा आता था और मुझे स्कूल की तरफ से बाहर भेजा जाता था। उस कॉम्पिटिशन में कहीं आलेख देने की बात हो या डिबेट की बात हो तो मुझे ही भेजा जाता था। और जब कॉलेज के दिनों में मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी अंग्रेजी साहित्य से, लेकिन साथ साथ मेरा कुछ कविताओं का लिखना या आलेख लिखना, विशेष रूप से आलेख मैं लिखती थी, कुछ संस्मरण लिखती थी, ट्रैवलॉग भी मैं लिखती थी। तो लिखने का जो सिलसिला था मेरे कॉलेज के समय से ही चल रहा था। जी साथ में बिल्कुल, तो कॉलेज के दिनों से ही आपका लेखन का कार्य शुरू था और आगे फिर आपने इसे ही अपने करियर के रूप में चुनने का निश्चय किया। हाँ बिल्कुल, एक यही बात आप कह सकते हैं। जी, तो और कला, संस्कृति और संगीत भी क्या साथ साथ चल रहा था? वैसे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मैंने खुद भी ली थी
और मेरी शास्त्रीय गायन की शिक्षा भी हुई है और सितार वादन भी मैंने सीखा है। मैहर घराने के एक वरिष्ठ कलाकार थे आचार्य अलाउद्दीन खां साहब के शिष्य, उनसे ही मैंने सितार वादन की शिक्षा ली। वैसे आरंभिक शिक्षा तो अपने पिताजी प्रोफेसर चंद्रकांत लाल दास से ही हुई, लेकिन बाद की जो सितार के जो टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं उसकी वजह से मैंने अलाउद्दीन खां साहब के शिष्य जो सितार वादक थे उनसे शिक्षा ली थी सितार वादन की। जी, तो आपका परिवार एक ऐसा परिवार नज़र आता है जो शास्त्रीय संगीत और कला को केवल जान ही नहीं रहा है विरासत से, उसको आगे भी ले जा रहे हैं और अलग अलग विधाओं में उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं आपके पिताजी की सोच नज़र आती है। तो उस ज़माने की बात जो आप अपने पिताजी से सुना करती थी, कितना चैलेंजिंग हुआ करता था उनके लिए शास्त्रीय संगीत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्या क्या प्रयास उन्होंने किया, कैसे संघर्ष किया, हम संक्षेप में जानना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बहुत सुंदर सवाल किया है आपने और ये बहुत ज़रूरी सवाल है इस समय के लिए। पिताजी जो काम कर रहे थे वो खुद तो संगीत साधक थे, मंचीय कलाकार भी थे, लेकिन उन्हें ये बात उनको ये लग रही थी कि उनके समय में 50 के दशक में, ये आज़ादी के बाद का काल था और राग संगीत की जो परंपरा थी अपने पूरे देश में, उसको संभालने वाला जो वर्ग था वो बिखर रहा था। ये स्थिति बिहार में भी ये थी, वो वर्ग बिखर रहा था। तो संगीतकार जो थे वो खुद परेशानी में थे क्योंकि उनका जो संरक्षण जो वर्ग था वो खुद बहुत संघर्ष कर रहा था जी। तो शास्त्रीय संगीत परंपरा को एक संरक्षण की ज़रूरत थी, उसको बढ़ावे की ज़रूरत थी और उनकी ये चिंता थी कि जब उनका संरक्षण वर्ग बिखर रहा है तो कलाकार संगीतकार जो परेशानी में है, कहीं उनके साथ ही ये संगीत परंपरा कहीं विलुप्त न हो जाए। जी, बहुत वाजिब चिंता थी उनकी। जी, और उन्होंने ये बात सोची कि इस वजह से इसके संवर्धन संरक्षण के लिए इसे आम जनजीवन से कैसे जोड़ा जाए, उनकी चिंता ये थी सबसे बड़ी चिंता। और इसके लिए जो उन्होंने पहल की, सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, उन्हें पत्रिकाओं में इसकी समीक्षा लिखनी शुरू कर दी थी। जी। आकाशवाणी के ही कार्यक्रमों की वो समीक्षा लिख रहे थे वो। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। देश के संगीतकारों को वो महसूस हो रहा था कि उनके लिए उनको कोई सुन रहा है, समझ रहा है और उनके कार्यक्रमों को, उनके संगीत को स्थायी रूप दे रहा है। जी। वो कलाकार अब नहीं है और प्रोफेसर चंद्रकांत लाल दास भी अब नहीं बचे, लेकिन उनके लिखे वो आलेख जो हैं, वो आलेख आज के संगीत के रिसर्च जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए रेफरेंस की तरह काम आ रहा, शोध के लिए काम आ रहा। तो एक तो ये बात हो गई। और बिहार में भी जो समाचार पत्र थे वहाँ पर भी उन्होंने उस समय के समाचार संपादकों से भेंट की और आग्रह किया कि आप पटना शहर में इतने आयोजन हो रहे हैं, हमारे बिहार में संगीत की इतनी समृद्ध परंपरा, 3 घराने हमारे ध्रुपद के, इतने कलाकार, लेकिन उनकी कोई भी बात समाज पत्रों में नहीं आ रही है, तो इस पर आप कुछ करें, पहल करें। तो संपादकों ने उनसे ये बात कही कि बात तो सही, ये उचित सही बात आप कह रहे हैं, उचित होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ उस विषय पर लिखने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप ये उस काम का बीड़ा उठाएं तो हम चाहेंगे कि आप ही हमारे लिए लिख दिए। और देखिए दास साहब का कि उन्होंने, संपादक ने आग्रह किया और उन्होंने सहर्ष की जिम्मेदारी ले ली। वो उस समय कॉलेज में प्राध्यापक थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, संगीत साधक थे, मंचीय कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसकी भी जिम्मेदारी उठाई कि ये जो कलाकार हैं हमारे बिहार के, उन पर भी कुछ लिखा जाना चाहिए। तो बिहार के समाचार पत्रों में जो पटना शहर में जो आयोजन होते थे, बल्कि पटना के बाहर उन दिनों बहुत अलग अलग छोटे छोटे शहरों में कार्यक्रम होते थे बिहार के शहर में, उन सारे आयोजनों कार्यक्रमों की समीक्षा, उनकी रिपोर्टिंग वो प्रोफेसर दास किया करते थे। तो इस बहाने ये बात हो गई कि अगर सभागार में कुछ लोग बैठकर उस आयोजन का आनंद उठा रहे हैं, तो अगले दिन अगर वो खबर अखबार में प्रकाशित हो रही है तो पूरे बिहार के लोग उस आयोजन के बारे में जान जाते थे, उनकी जानकारी मिल जाती। तो एक बड़ा काम उन्होंने ये किया। बिल्कुल, ये जनमानस तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने ये बीड़ा उठाई। जी जी जी। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा काम किया। उनका ये मानना था कि संगीत चूँकि अभी तक
मतलब आज़ादी के पहले तक चूँकि कलाकार दरबारों से ही प्रायः जुड़े हुए होते थे, जी जी। तो आम लोगों के बीच राग संगीत, शास्त्रीय संगीत की बात मैं कह रही हूँ, उसकी जो जानकारी थी कम है। तो उन्होंने सोचा कि इसको आम जीवन से, जनजीवन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, उनके बीच इसकी जानकारी हो, इसलिए वो आयोजन करने लगे थे वो। अच्छा। और संगीत समारोह उस समय पटना शहर में कार्यक्रम होने शुरू हो रहे थे, लेकिन एक सीमित दायरे में, जैसे सीमित दायरे में ये बात मैं कह रही हूँ कि जैसे कुछ आयोजन हो, दशहरा का आयोजन हो, बहुत प्रसिद्ध रहा हमारा पूरे देश भर में पटना का दशहरा आयोजन। दिवाली पर भी कार्यक्रम होता था, स्टेट बैंक का परिसर है जहाँ पर 2 दिनों का कार्यक्रम होता था, सरस्वती पूजा में भी हो जाता था, लेकिन ये कुछ अवसर पर खास कार्यक्रम होते थे। और प्रोफेसर दास का ये मानना था कि राग संगीत की जानकारी के लिए या उसमें अभिरुचि का विकास करने के लिए ऐसे ओकेजनली कार्यक्रम नहीं हो, इसके लिए लोगों को निरंतर सुनाना बहुत ज़रूरी है कि लोग राग संगीत सुनते रहें। तो जितना सुनेंगे उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो उसके बारे में उत्सुकता बनेगी, वो जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। तो ये काम उन्होंने किया, और पहला जो कार्यक्रम उन्होंने किया पंडित रविशंकर का सितारा वादन पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में ही वो आयोजन उन्होंने किया था। अच्छा। उस समय वो भी संघर्षरत कलाकार थे, भारत रत्न पंडित रविशंकर। जी जी। और लेकिन हम प्रोफेसर दास के वो गुरु भाई थे, और एक ये भी संबंध था, और एक कलाकार और कला समीक्षक का भी संबंध था, क्योंकि उसके पहले वो पटना जो आते रहे थे वो अपने मित्र के पास यहाँ पटना शहर में, तो घर की बैठकियाँ हुआ करती थी जहाँ पर सुनने वाले तो इकट्ठा होते थे, लेकिन एक सभागार में जो आयोजन होगा उसमें आम लोग आएंगे उनको सुनने के लिए। तो ये पंडित रविशंकर की भी ऐसी ही सोच थी कि इसे आम लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दिया जाए। दोनों की सोच मिलती थी, प्रोफेसर दास और पंडित रविशंकर, और बहुत सुंदर समारोह हुआ। जी, तो दोनों की सोच मिली और फिर समारोहों का सिलसिला शुरू हो गया, और जनमानस तक बिल्कुल ये संगीत की धारा प्रवाहित होते हुए उनके हृदय तक पहुंचने लगी। जी। आपके घर का जो माहौल होगा वो काफ़ी संगीतमय, कलात्मक होता होगा। कुछ माहौल की चर्चा की जाए, क्योंकि आप लोग उस समय छोटी होंगी। जी जी। तो क्या देखा करती थी, कितने बड़े बड़े कलाकार आते थे? आप देखिए, मुझे याद नहीं है कि मैंने सरोद या सितार या शास्त्रीय ध्रुपद पहली बार कब सुना, ऐसा मुझे याद नहीं, क्योंकि ऐसे माहौल में परवरिश हो रही थी। सबसे पहले तो पिताजी ही सुबह 4 बजे उठ के सरोद वादन का अभ्यास किया करते थे। तो उसके बाद फिर आकाशवाणी में जो सुबह 7:30 बजे जो शास्त्रीय संगीत का स्लॉट होता है, तो उस समय लाइव ब्रॉडकास्ट होता था, वो सुनते थे हम लोग। उसके बाद फिर वो कॉलेज चले जाते थे क्लास लेने के लिए, और वहाँ जब कॉलेज से लौट के आते थे तो थोड़े घंटे के लिए आराम करना, फिर दोपहर में कलकत्ता रेडियो से शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होता था, तो वो सुनते थे। वो प्रसारण सुन के और फिर उनका उस वक्त से फिर से अभ्यास, उनका सरोद वादन शुरू हो जाता था। और उसके बाद शाम हुई 4-5 बजे के बाद से बिहार के और पटना शहर के बहुत सारे कलाकार आते जाते थे उस समय। तो उन कलाकारों के बीच जो मैंने देखा, उसमें ध्रुपद के जितने घराने हैं अपने बिहार में, उस सारे घराने के सारे कलाकार आया करते थे। पटना शहर के तबला पाठक पंडित देवचंद पाठक, रामाशेष उपाध्याय, पन्नालाल उपाध्याय, फिर मदन पाठक थे यहाँ पर, उसमें पटना में ही थे वो जी। और भी जितने ध्रुपद गायक थे पापा से बहुत आकर मिलते जुलते थे। और पंडित रामचतुर मल्लिक अक्सर पटना आया करते थे, तो आते थे तो आने से पहले ही एक चिट्ठी डाल दिया करते थे, और पटना आए और सबसे पहले वो मुझे लग रहा है कि घर में थोड़ी देर के लिए ही रुकते होंगे और हमारे घर आ जाते थे। और फिर एक बार वो पंडित रामचतुर मल्लिक जी एक बार घर पर आ गए तो फिर तो वो भी नहीं रुकते थे, मतलब कि, और हम लोग भी उनसे बातचीत सुन रहे हैं। हमारे घर का एक ये माहौल था कि जब कलाकार आए हुए हैं और पिताजी उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम बच्चे भी, तो जो कलाकार बैठे हुए हैं और पिताजी से बातचीत हो रही है, तो उस चर्चा में शामिल होते थे हम लोग। ये बात ही पिताजी की माँ की तरफ से भी एक बात थी, माँ भी शामिल होती थी इसमें, और हम सारे लोग बैठ के, हम तो बच्चे थे, सुनते थे उनकी बातें। उसमें पंडित रामचतुर मल्लिक जी अपने जो शुरुआती दौर की जो बातें और चर्चा किया करते थे, जो दरभंगा राज में और दरभंगा राज के बहाने जो देश भर के कलाकारों का वो आयोजन कलकत्ता के दरभंगा हाउस में हुआ करता था, उनकी बहुत चर्चा करते थे। तो वो मुझे सुनने का सौभाग्य मिला है। और हमारे आदरणीय पंडित सियाराम तिवारी जी बहुत आया करते थे घर पर। वो अपने
अनुभव बहुत साझा किया करते थे। फिर उस्ताद बहादुर खां साहब पटना में अगर आए तो वो अपने अनुभव साझा करते थे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब पिताजी के बहुत करीब के मित्र रहे। उनके शुरुआती दौर से पटना में कार्यक्रम पिताजी ने कार्यक्रम करवाया था, इसलिए बहुत करीब थे और वो अपने अनुभव बहुत साझा किया करते थे। तो काफ़ी सुरीली सुबह और मनमोहक शाम और उसके बीच सुन समझ कर आप लोग पली बढ़ी उस माहौल में। कला की बात हो रही है, संगीत की बात हो रही है, क्या आप गाने बजाने का भी शौक़ रखती हैं, सुनने का शौक़ रखती हैं? जी, कला समीक्षक हूँ तो केवल सुनना ही नहीं, खुद प्रैक्टिकली किया भी है मैंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा ली है और सितार वादन की भी शिक्षा ली है मैंने। जी, सितार की बात हो रही है, शास्त्रीय गायन की बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा फिल्मी गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगी, आपकी पसंद का कोई गीत? जी ज़रूर। मुझे अनुराधा एक फिल्म है जिसमें पंडित रविशंकर का संगीत निर्देशन था, उस फिल्म का एक गीत है, राग भैरवी पर आधारित है, सांवरे सांवरे, वो सुनाना चाहूँगी मैं। जी, तो लता जी की आवाज़ में ये गीत है, हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। गीत संगीत के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। स्टूडियो में उपस्थित हैं रीना सोपम जी, जो कला लेखिका और वरिष्ठ पत्रकार हैं। गीत के पहले हमने इनके जीवन के पहलुओं के बारे में, इनके पिता प्रख्यात संगीतकार और बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर सीएल दास जी के भी जीवन पर काफ़ी बातें की। रीना जी, पटना कह सकते हैं पूरे देश के ही नामी कलाकार आपके घर पर आना जाना होता था, आपके पिताजी के साथ चर्चाएं होती थी, परफॉर्मेंस भी, अभ्यास भी सब होता था। आप लोग सुन रही थी, आप लोग पल बढ़ रही थी, तो
क्या इसी से आपका शौक कला संस्कृति के लेखन में उपजा, ये हम समझ सकते हैं, और पत्रकारिता आपने चुना? जी, कह सकते हैं ये एक बात रही, सच्चाई यही है। बल्कि मैं एक बात कहूँगी, कला लेखन मुझे विरासत में मिली। जी। मैंने अभी तुरंत आपसे बताया कि कला लेखन, कला समीक्षा की परंपरा मेरे पिताजी ने ही शुरू की, प्रोफेसर चंद्रकांत लाल दास ने ही बिहार में शुरू की थी, क्योंकि 50 के दशक में वो लिख रहे थे। वो तो ऐसे लिखने की जो एक बात होती है, तो वो मेरे मैं कहिए कि मेरे खून में है ये बात, और कॉलेज के समय से ही लिख रही हूँ। लेकिन प्रोफेशनली जो लेखन का काम मैंने शुरू किया, तो मैंने सबसे फ्रीलांसिंग से ही अपनी शुरुआत करी। और पहला जो आलेख मेरा प्रकाशित हुआ वो भारत भवन भोपाल से प्रकाशित एक पत्रिका है कला वार्ता। उस कला वार्ता में मेरा पहला आलेख लोक लय का उत्स को प्रकाशित किया। उससे शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने बाकी पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया। और सबसे पहले जो शुरुआत की मैंने, पटना में कला संस्कृति का पन्ना शुरू हो रहा था हिंदुस्तान दैनिक में। और मुख्य रूप से जो कला लेखन में तो अलग अलग विधाएं हैं कला में, जैसे विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, बहुत चीज़ें हैं। उन्हें शास्त्रीय संगीत पर लेखन कार्य करने वाले लेखक चाहिए थे, शास्त्रीय संगीत और संगीतकारों पर। देखिए, पटना शहर में, विशेष रूप से पटना शहर कलाकारों के बीच में इसलिए प्रसिद्ध रहा है क्योंकि यहाँ सड़कों चौराहों पर लोग 4-4 रात तक शास्त्रीय संगीत के समारोह को अटेंड करते रहे हैं। तो पटना की ये जो एक चर्चा रही है देश भर के कलाकारों में, इसके माध्यम से रही है। उसके अलावा भी बहुत आयोजन होते रहे, तो उन समारोहों के बारे में लिखने के लिए उनको लेखक चाहिए थे। तो वो जो कॉलम मुझे दिया गया था हिंदुस्तान में, वहाँ मैं 80 के दशक के अंत से, मैं कह सकती हूँ 85 के बाद से मैंने बहुत लिखा, और 2000 तक मैं लिखती रही थी। और जब तक एक समाचार पत्र से पूरी तरह मैं स्टाफर जुड़ने गए थी, उसके बाद की जो यात्रा रही मेरी, यानी कि 2 भाषाओं में मैं एक साथ, 2 भाषा थी हिंदी और अंग्रेजी, और 3 समाचार पत्र थे लीडिंग, तीनों में मैं एक साथ काम कर रही थी। और 2000 में मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से ज्वाइन कर लिया फुल फ्लेजेड। जी, तो काफ़ी लंबा अनुभव आपका लेखन का रहा है, और कला संस्कृति पर हम कह सकते हैं कि अमूर्त विरासत आपके पास है। उसके बारे में बताने के लिए काफ़ी कुछ बातें आपके पास हैं। और एक किताब आपकी है, समय से परे स्वर छंदों की यात्रा। ये बिहार की सांस्कृतिक यात्रा पर आधारित किताब है। इसका संपादन आपने और डॉक्टर रेखा दास ने किया है। जी। तो इस पर हमारे श्रोताओं के साथ कुछ साझा करें। जी, ये किताब 2023 में प्रकाशित हुई है, और दरअसल ये है प्रोफेसर चंद्रकांत लाल दास के संस्मरणों का संकलन है। और एक मंचीय कलाकार के रूप में, संगीत साधक के रूप में, संगीत समीक्षक के रूप में, कला पत्रकार के रूप में, और एक आयोजक के रूप में, और महिला कलाकारों के संबंध में जो चुनौतियां आती हैं उनके जीवन में, उस दृष्टिकोण से भी जो उनके अनुभव और संस्मरण थे, उन सारे संस्मरणों को उन्होंने साझा किया था। उस संस्मरणों का संकलन है ये किताब। जी। तो कह सकते हैं 50 के दशक से उन्होंने जो अपनी आंखों देखा, और केवल देखा ही नहीं, उन सारे गतिविधियों में वो शामिल रहे, खुद से बहुत सारी गतिविधियों को एक शेप दिया, और वो कार्यक्रम करते रहे, आयोजन करते रहे, लोगों को सुनाते रहे, मंचीय कार्यक्रम से पहले उसके बारे में चर्चा करें। ऐसी बहुत सारी बातें थीं जिसको वो कहते रहे थे। और मुझे लग रहा था कि इस किताब के संस्मरणों का संकलन एक होना चाहिए, तो उसका एक प्रकाशित हुई 2023 में। बिल्कुल, ये गागर में सागर समाने वाली बात है। और जो संस्मरण उन्होंने लिखा है, तो निश्चित रूप से यह पटना शहर और पूरे बिहार की अमूर्त विरासत कला संस्कृति पर प्रकाश डालती है। और हम कह सकते हैं कि उन्होंने संगीत केवल गाया ही नहीं, बजाया ही नहीं, उन्होंने जिया है इस संगीत को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके हर एक पहलू को समझा, संघर्ष किया, उसकी ऊंचाइयों को देखा, और लोगों को भी हाथ पकड़कर खींच कर लाने की कोशिश की, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई।
हम लोग आज महिला सशक्तिकरण और बराबरी की बात करते हैं, लेकिन ये 1950 से 70-80 तक ये जो काम प्रोफेसर CL दास ने किया वो काफ़ी सराहनीय है जी। आप उनकी सुपुत्री हैं, तो काफ़ी गर्व की बात है आपके लिए भी। आप लेखन करती आ रही हैं, जीवन साथी का क्या सहयोग रहता है, क्या साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं? मेरे पति हैं श्यामल दास, वरिष्ठ कलाकार हैं, वो हेरिटेज फोटोग्राफर हैं। जी। तो एक ये मैं कहूँगी सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक कलाकार अगर जीवन साथी बन जाए तो कला लेखनी में या कला साधना में बहुत सहूलियत होती है। मेरी समझ से हम लोग बहुत काम एक साथ मिलकर विमर्श करके करते हैं तो सहूलियत होती है काम करने में। सहूलियत होती है, बिल्कुल, जो आप अनुभव करती हैं। आपको कई सम्मान मिले, रामधारी सिंह दिनकर सम्मान, प्रद्योत भद्र युवा पत्रकार सम्मान, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, फहरिस्त काफ़ी लंबी है। कैसा लगता है, मनोबल कितना ऊंचा होता है, क्या करने की प्रेरणा मिलती है? जी, सम्मान तो अपने आप में सबसे बड़ा कहिए कि प्रोत्साहक के रूप में काम करता है। कोई भी सम्मान हमारे लिए छोटा बड़ा ही सारे सम्मान जो हैं हम मुझे बहुत खुशी देते हैं और प्रेरणा मिलती है, उत्साह होता है। ये महसूस होता है कि आपने जो काम किया उसको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, लोग स्वीकृत कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो आपको याद कर रहे हैं इस सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए। लेकिन एक लेखक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है जब पाठक कुछ पढ़ के आपको फ़ोन करके बताएं कि आपका ये आलेख, ये जो लेखन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सबसे बड़ा सम्मान तो वही मिल जाता है। ये आत्मसंतुष्टि जी सबसे बड़ा बहुत खुशी होती है जब कोई फीचर छपे, प्रकाशित हो, कोई किताब छपे और लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, ये पढ़कर बहुत जीवंत लगा, तो इसका जो सुख होता है ना, ये मैं कह नहीं सकती, जो शब्दों में बता नहीं सकती, इसका जो सुख होता है, इसका आनंद बहुत बड़ा। लेखक और पाठक का तो अन्योन्याश्रय संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी, कार्यक्रम का समय समाप्त होता जा रहा है। जो लोग कला संस्कृति के बारे में लिखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, इस क्षेत्र में पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं चाह रही हूँ उस क्षेत्र का और विस्तार हो। बिहार में अभी कला लेखन, विशेष रूप से गंभीर कला लेखन कम हो गया है, कम लोग आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि इसका विस्तार हो और इसके विस्तार के लिए मैं लोगों से ये अपील करूँगी कि ये इस क्षेत्र में आने से पहले, इस पर लिखने से पहले इसको थोड़ा सीख लें, क्योंकि राग संगीत और संगीतकार ये जो बातें हैं इनको समझने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। आप कलाकारों के साथ उठे बैठें, समय बिताएं, तो फिर संगीतकारों को समझ पाएंगे और संगीतकार पर, संगीत घरानों पर लिखने से पहले थोड़ा संगीत सीख लें तो आइडिया हो जाएगा और तभी भी सही बात और अच्छी बात लिख पाएंगे। तो इसमें क्या है कि अभी कुछ कुछ जो भ्रामक जानकारी है, कुछ कुछ कहीं पर दिख जाती है मुझे इस विषय में। मुझे लग रहा है कि अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, जो गंभीरता से इसको सीखे, समझें और इस पर लेखन कार्य करें। गहराई में पढ़ना समझना ज़रूरी आप समझती? जी जी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं युवा पीढ़ी से अपील करती हूँ कि कला संस्कृति के क्षेत्र में हमारे बिहार के दूर दूर के सुदूर इलाके में भी बहुत सारे कलाकार हैं, अलग अलग विधा के कलाकार हैं। उन कलाकारों पर लिखें ताकि उन कलाकारों के बारे में जो शहरों में रह रहे हैं लोग, उन्हें जानकारी हो कि हमारे सुदूर इलाके में भी ऐसे कलाकार अभी मौजूद हैं, इस कला परंपरा को वो कायम रखे हुए हैं। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपील करूंगी युवा पीढ़ी से कि इस क्षेत्र पर भी विशेष रूप से कार्य करें वो। बिल्कुल। तो कला संस्कृति को गहराई से समझें, पढ़ें, जानें, अनुभव करें और जो गुमनाम कलाएं हैं, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, उसे आप लेकर सामने आएं और उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। तभी यह कला संस्कृति जीवित रहेगी और सही दिशा मिलेगी कला को, संस्कृति को। तो कार्यक्रम का समापन हम करते हैं और वरिष्ठ पत्रकार एवं कला लेखिका रीना सोपम जी, आप हमारे स्टूडियो आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।